हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का तीसरा वीडियो है और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। और कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां आज हमें स्टार्ट करनी है। इसमें आज हम सबसे पहली विधि डिस्कस करेंगे क्रिस्टलन। या तो आप इसे क्रिस्टलन कह सकते हो या फिर कह सकते हो साधारण क्रिस्टलन। और क्रिस्टलन को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो आप अपनी नोटबुक में पहले तो ये वाली हेडिंग लिख लो, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां, और उसके बाद नंबर 1 हेडिंग लिख लो आप क्रिस्टलन या क्रिस्टलाइजेशन। लिखो जल्दी से। और जब आपको लगता है ना कि आप लिख नहीं पाए और मैंने मिटा दिया है बोर्ड पे से, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके फिर लिख लिया करो, ठीक है? वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो यदि आपको ऐसा लगता है। ये नया मार्कर था, इसकी इंक नहीं मिट रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत कर लेंगे। और तो हमें स्टार्ट करना है। आपने हेडिंग लिखी है कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। और कार्बनिक यौगिकों की शोधन की विधियों में सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में खड़ा होता है कि सर कार्बनिक यौगिकों के शोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई कार्बनिक यौगिक शुद्ध है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में बात करूंगा कार्बनिक ठोस की। तो सबसे पहले हम कार्बनिक ठोस पदार्थों की बात करते हैं। मान लो आपके पास कोई कार्बनिक ठोस पदार्थ है। इंक कुछ ज्यादा ही असर दिखा रही है। आज तो पहली बार ऐसा हुआ, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मान लो आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, कार्बनिक ठोस, ठीक है? और आपने उस कार्बनिक ठोस को चेक करना है कि वो शुद्ध है या नहीं है। तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता की जांच करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस ठोस पदार्थ को गला के देखो कि वो कितने डिग्री ताप पर गलता है। यदि वो अपनी शुद्ध अवस्था के बराबर, मान लो एक कार्बनिक ठोस है, उसका नाम A है, और मैं आपको बताता हूं कि शुद्ध अवस्था में उस ठोस का गलनांक है 300 डिग्री C। यानी जब वो ठोस शुद्ध अवस्था में होता है तो उसका गलनांक होता है 300 डिग्री C। ध्यान से समझो जरा इन बातों को। मान लो कोई कार्बनिक ठोस अपनी शुद्ध अवस्था में है A, तो उसका गलनांक 300 डिग्री C होता है। और आपको उसी का ये एक नमूना दिया गया, ठीक है, या सैंपल दिया गया या बानगी दी गई, और आपने चेक करना है कि वो ठोस अवस्था में जो पदार्थ आपको दिया गया है, जो सैंपल दिया गया है, वो शुद्ध है या नहीं। तो आप उसे गला के देखो कि उसका गलनांक कितना आता है। यदि उसका गलनांक उसकी शुद्ध अवस्था के गलनांक के बराबर आता है, अर्थात 300 डिग्री C पर ही वो गलता है, तो समझ जाओ वो शुद्ध अवस्था में है। और यदि वो 300 डिग्री C से कम ताप पर गलता है या 300 डिग्री C से ज्यादा ताप पर गलता है, तो समझ जाओ उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है। या तो उसमें कोई ऐसी अशुद्धि है जो उसके गलनांक को घटा रही है, और या तो उसमें कुछ ऐसी अशुद्धि है जो उसके गलनांक को बढ़ा रही है। समझ जाओ इस चीज को गलनांक निकालने के बाद। समझ में आ रही ना बात? अब आपने पता कर लिया कि जो सैंपल आपको दिया गया है वो शुद्ध अवस्था में नहीं है, क्योंकि वो अपनी शुद्ध अवस्था के बराबर जो उसका गलनांक होता है उस गलनांक पे नहीं गल रहा है, या तो उससे कम पे गल रहा है या तो उससे ज्यादा पे गल रहा है, तो वो अशुद्ध है। और अशुद्ध को शुद्ध अवस्था में बदलने के बहुत सारे तरीके होते हैं।
और इन तरीकों को ही हम कहते हैं कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। और इन विधियों में सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो करना है क्रिस्टलन। आपने हेडिंग लिख रखी है क्रिस्टलन या साधारण क्रिस्टलन या क्रिस्टलाइजेशन। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो क्रिस्टलन में हमें सबसे पहले क्या सीखना है? क्रिस्टलन में हमें सबसे पहले सीखना है कि क्रिस्टलन विधि द्वारा कौन से कार्बनिक यौगिकों का शोधन किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, साथ के साथ लिखते भी रहेंगे। यहां लिखेंगे, आपने हेडिंग लिख रखी है क्रिस्टलन। क्रिस्टलन, इस इंक ने ही परेशान कर दिया था पहली बात, नया मार्कर यूज करा था, पता नहीं क्या हुआ उसमें। क्रिस्टलन, तो क्रिस्टलन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो विधि है ना क्रिस्टलन, इस विधि का प्रयोग हम करते हैं, इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों के इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों के शोधन के लिए किया जाता है। शोधन के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है एग्जाम में कि जो क्रिस्टलन विधि है या क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, इस मेथड से हम कैसे कार्बनिक पदार्थों का शोधन करते हैं, यानी ये विधि कौन से पदार्थों के शोधन के लिए प्रयोग की जाती है। तो आपका जवाब होना चाहिए ठोस पदार्थों के शोधन के लिए। ठीक है, अगली बात, दूसरी बात हम सीखेंगे कि ये विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो एक हेडिंग लिख लो आप, सिद्धांत का मतलब थ्योरी, कौन सी थ्योरी पर काम करती है यह विधि। ठीक है, तो यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक ठोस पदार्थ है और उस ठोस पदार्थ की किसी एक विलायक में विलेयता कुछ और है और उसमें जो अशुद्धियां उपस्थित हैं उनकी विलेयता कुछ और है। यदि एक ठोस पदार्थ है और उसमें अशुद्धियां भी हैं, तो ठोस पदार्थ की किसी विलायक में विलेयता और उसकी अशुद्धियों की विलेयता अलग अलग यदि होगी, तो हम उन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, विलायक तो आप समझते हो, जैसे पानी एक विलायक है, बेंजीन एक विलायक है, एल्कोहल भी विलायक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी विलायक है। विलायक उसे कहते हैं जो किसी को अपने अंदर घोल सकता हो। ठीक है, तो यहाँ जो सिद्धांत है हमारा, वो सिद्धांत है कि किसी विलायक में यौगिक तथा उसकी जो अशुद्धियां हैं उनकी विलेयता अलग अलग होनी चाहिए। तो यहां लिखेंगे, यह विधि किसी विलायक में कोई एक विलायक है और उस विलायक में ठोस यौगिक या ठोस पदार्थ, किसी विलायक में ठोस पदार्थ नहीं लिखते, चलो किसी विलायक में यौगिक ही लिखते हैं, जिस यौगिक को हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है। किसी विलायक में यौगिक तथा उसकी माने उस यौगिक की अशुद्धियों की अलग अलग विलेयता पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब इस विधि में हमें यूं देखना होता है कि जो यौगिक है उसकी विलेयता तो विलायक में कुछ और होनी चाहिए, और जो उस यौगिक में अशुद्धियां हैं उनकी विलेयता कुछ और होनी चाहिए। यदि यौगिक की विलेयता यानी घुलनशीलता और उसमें उपस्थित अशुद्धियों की विलेयता यानी घुलनशीलता अलग अलग है, तो हम उन दोनों चीजों को अलग अलग कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब आती है बात कि सर हमें करना क्या क्या है इस विधि में। तो आप हेडिंग लिख लो विधि, मैं बताता हूं क्या क्या करना है।
और बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा, पहले ही मैं बताता हूं आपको, बहुत सावधानी से, ठीक है, बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेथड है ना क्रिस्टलन, ये ज्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आता है। तो कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है, शुरू से लेके लास्ट तक समझते रहना है, बीच बीच में लिखते भी रहना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो विधि है, इस विधि में निम्न चरण होते हैं। निम्न चरण होते हैं, चरण माने स्टेप, पद, ठीक है। निम्न चरण होते हैं, कौन कौन से चरण हैं, हम एक एक चरण को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है वो होता है उपयुक्त विलायक का चुनाव। उपयुक्त विलायक का चुनाव। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है उपयुक्त विलायक, कि उस ठोस के शोधन के लिए कौन सा विलायक अच्छा रहेगा। अब उसकी पहचान कैसे होगी, मैं समझाऊंगा आपको कैसे होगी पहचान। पहले तो हमें इस स्टेप को फॉलो करना है, उसके बाद हमें नंबर 2 पे फॉलो करना है कि जब उपयुक्त विलायक का आप चुनाव कर लोगे, उसके बाद हमें संतृप्त विलयन बनाना है। संतृप्त विलयन बनाना, संतृप्त विलयन बनाना व छानना, और उस विलयन को छानना भी है हमें। संतृप्त विलयन बना के उसे छान के अलग करना है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है संतृप्त विलयन को। उसके बाद तीसरा स्टेप इसमें होता है क्रिस्टलीकरण। फिर हमें क्रिस्टलीकरण करना है। अब क्रिस्टलीकरण कैसे होता है ये भी बात बताऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा एक एक करके आपको। और चौथा और लास्ट स्टेप होता है क्रिस्टलीकरण के बाद जब आपको क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे तो उन क्रिस्टल को छानकर अलग करना है, छानना और उन्हें सुखाना है, ठीक है, या निर्जलीकरण भी आप कह सकते हो इसे। तो ये कुल मिला के 4 स्टेप हमें सीखने हैं, बहुत आराम से सीखने हैं, ध्यान से, क्योंकि इनकी जरूरत आगे भी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो हमें पता चला अब तक, देखो क्या क्या बातें पता चली, कि क्रिस्टलन में हम क्रिस्टलन विधि का प्रयोग करते हैं ठोस पदार्थों के शोधन में। पहली बात, मान लो कोई आपसे पूछता है कि क्रिस्टलन विधि का प्रयोग कैसे कार्बनिक यौगिकों के शोधन में किया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ठोस पदार्थों के शोधन में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, कौन से सिद्धांत पर काम करती है, इस विधि का सिद्धांत है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसकी और उसमें जो अशुद्धियां हैं उनकी, दोनों की घुलनशीलता या विलेयता अलग अलग होनी चाहिए किसी एक विलायक में, ठीक है। उसके बाद इस विधि में कितने स्टेप हैं, 4। वैसे तो मैं इनके 5 भी स्टेप बना सकता हूँ, 6 भी, पर 4 स्टेप में ही मैं सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको बिल्कुल निचोड़ दे दूंगा इसका पूरा मेथड का, ठीक है। चार इसमें स्टेप हैं, उपयुक्त विलायक का चुनाव, संतृप्त विलयन बनाना व छानना, क्रिस्टलीकरण और छानना व सुखाना। जल्दी से पोज करके लिख लो आप, फिर एक एक स्टेप को हम पढ़ेंगे। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। देखो ये वाली इंक भी तो मिट रही है एकदम, पुराना मार्कर है ना, इसलिए। वो जो नए मार्कर था जिससे मैंने शुरू में टॉपिक लिखा था नए मार्कर से, उसकी इंक तो मिट ही नहीं रही थी, बहुत टाइम कंज्यूम कर दिया उसने हमारा। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे सारी चीजों को। पहले तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाना भी नहीं आता था पता ही नहीं था कि कैसे पढ़ाना चाहिए, सिर्फ ऑफलाइन ही क्लासेस ली थी आज तक, इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। देखो चलो बात करते हैं सबसे पहली विधि की, सबसे पहले स्टेप की हेडिंग लिख लो आप, उपयुक्त विलायक, उपयुक्त विलायक का चुनाव। तो हमें चुनाव करना है उपयुक्त विलायक का। उपयुक्त माने उचित, अच्छा, ठीक है। अब ये उपयुक्त विलायक कैसे चुना जाएगा, उपयुक्त विलायक कैसा होना चाहिए, उसमें 3 बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 बात, उपयुक्त विलायक
ऐसा होना चाहिए, उपयुक्त विलायक ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उपयुक्त विलायक ऐसा होना चाहिए कि के बाद देखो नंबर एक, नंबर एक क्या वैसे ही लिखते हैं, नंबर एक तो इस स्टेप का ही नाम है, चलो ए बी सी करके लिखता हूं। उपयुक्त विलायक ऐसा होना चाहिए जो कार्बनिक यौगिक के साथ कोई क्रिया ना करता हो। मान लो वो कार्बनिक यौगिक आपके पास, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि वो कार्बनिक यौगिक है चीनी, और चीनी को मैंने पीस दिया, और साथ में नमक है, नमक भी पीसा हुआ है, और दोनों को मिला के आपको दोनों को मिला के आपको एक बर्तन में भर के दे दिया, और मैंने कहा कि इसमें से चीनी और अलग नमक दोनों अलग अलग कर दो। तो चीनी और नमक दोनों को मिला के पीस के आपको दे दिया और कहा चीनी और नमक को अलग अलग कर दो। अब ये ऐसा थोड़ा ही है कि चावलों में से कंकड़ अलग करनी है, फिर तो आप एक थाली में डाल के यूं उसे, जैसे मम्मी आपकी जो घर में बड़े हैं वो चुगते रहते हैं ना, बीनते रहते हैं, इस तरह कर लोगे आप अलग। या यदि मैं काली दाल और चावल मिला के आपको दे दूं और कहूं कि दाल और चावल अलग अलग कर दो, तो भी आप 1-2 घंटे में कर ही दोगे। पर यदि मैंने चीनी और नमक दोनों को पीस के आपको दे दिया ना, और कहा कि चीनी और नमक अलग अलग कर दो, तो कोई जो तेज दिमाग वाला बच्चा है वो क्या करेगा, एक एक दाना उठाएगा, टेस्ट करेगा, नमकीन है तो नमक होगा और मीठा है तो चीनी होगी, पर वो तो जीभ पे लगते ही खत्म हो जाएगा ना। तो कैसे अलग करोगे, इसीलिए तो हम विज्ञान पढ़ रहे हैं कि कैसे अलग करेंगे इन दोनों चीजों को। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया चीनी और नमक का, चीनी और नमक के मिश्रण में से दोनों को अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो विलायक, उपयुक्त विलायक कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो, ये तो हमारा यौगिक है और ये है अशुद्धि, ये ज्यादा मात्रा में है कम मात्रा में है, ये तो हमारा यौगिक है जो हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, और ये है अशुद्धि नमक, ठीक है, ये ज्यादा है और ये कम है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने सबसे पहला स्टेप लिखा है उपयुक्त विलायक का चुनाव, तो उपयुक्त विलायक ऐसा होना चाहिए, कैसा विलायक होना चाहिए, नंबर ए, जो जो कार्बनिक यौगिक के साथ, कार्बनिक यौगिक के साथ क्रिया न करता हो, मतलब वो विलायक ऐसा ना हो कि कार्बनिक यौगिक के साथ क्रिया ही कर ले, जैसे चीनी के साथ क्रिया ही कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर बी, और क्या खासियत होनी चाहिए उसमें, उसमें खासियत यह होनी चाहिए कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है या कार्बनिक ठोस कह दो, वो उसमें अधिक ताप पर घुलनशील होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक केवल, ध्यान से समझना, कार्बनिक यौगिक चीनी है हमारा, चीनी कार्बनिक यौगिक होता है, पता है ना आपको, गन्ने से प्राप्त होता है, चुकंदर से जो सजीव है। तो कार्बनिक यौगिक केवल विलायक, विलायक क्या, ऐसे लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक केवल गर्म विलायक में, गर्म विलायक में घुलनशील, गर्म विलायक में घुलनशील होना चाहिए। मतलब कार्बनिक यौगिक ऐसा होना चाहिए कि यदि आपके पास वो विलायक जो आपने चुना है, यदि वो विलायक है गर्म, तो वो उसमें घुलेगा, और यदि गर्म नहीं है तो नहीं घुलेगा, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपको कहूं कि चीनी के लिए मैंने विलायक चुना है इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में चीनी तो घुल जाती है पर नमक नहीं घुलता है। हमने यहां लिखा है कि भाई वो कार्बनिक यौगिक के साथ कोई क्रिया ना करे, तो इथाइल अल्कोहल चीनी के साथ कोई क्रिया करता ही नहीं है, और इथाइल अल्कोहल में यदि गर्म करोगे तो चीनी घुल जाएगी उसमें, ठंडे में उसमें बहुत कम घुलेगी, और नमक तो उसमें घुलने का ही नहीं है। तो नमक नहीं घुलने का, तो मुझे ये बात भी तो लिखनी चाहिए कि अशुद्धि उसमें घुलनशील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अशुद्धियां, अशुद्धियां अघुलनशील
अशुद्धियां अघुलनशील होनी चाहिए, अशुद्धियां अघुलनशील होनी चाहिए, तो उसमें अशुद्धियां ना घुलती हों। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। देखो मैंने क्या बताया, हमारा पहला स्टेप है उपयुक्त विलायक का चुनाव। मैं अलग अलग इस तरह करूंगा प्रैक्टिकल को कि मैं इस तरह एक बर्तन में अलग अलग विलायक भरूंगा और उन्हें गर्म करूंगा नीचे से इस तरीके से, और गर्म कर करके मैं चुनाव करूंगा कि कौन सा विलायक ऐसा है जो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। कौन सी तीन कंडीशन? मान लो मैंने इसमें पानी भर के देखा और मेरे पास चीनी और नमक है, तो चीनी तो वो कार्बनिक ठोस है और नमक है अशुद्धि, तो पानी में तो चीनी भी घुल जाएगी यानी कार्बनिक यौगिक भी घुल जाएगा और अशुद्धि यानी नमक भी घुल जाएगा। जब दोनों चीज घुल जाएंगी तो मैं इसे उपयुक्त विलायक क्यों कहूं? क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिक केवल गर्म विलायक में तो घुलनशील होना चाहिए और अशुद्धियां अघुलनशील होनी चाहिए। हमें ऐसा विलायक चाहिए, ऐसा लिक्विड चाहिए जिसमें कार्बनिक यौगिक घुल जाए, वो भी गर्म अवस्था में, पर अशुद्धियां ना घुलें। तो पानी में तो चीनी और नमक दोनों घुल जाएंगे, तो पानी तो एक अच्छा विलायक हो ही नहीं सकता है, उपयुक्त विलायक हो ही नहीं सकता है चीनी और नमक के मिश्रण में से यदि चीनी आपको अलग करनी है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मैं इथाइल अल्कोहल लूंगा, इथेनॉल C2H5OH। तो C2H5OH जितना गर्म करोगे चीनी उसमें उतनी ज्यादा घुलेगी, ठीक है, चीनी उसमें घुलेगी, नमक उसमें नहीं घुलेगा। तो इथाइल अल्कोहल एक अच्छा विलायक होगा। तो अच्छा विलायक का चुनाव आपको ही करना पड़ेगा। और अच्छे विलायक का चुनाव आप कैसे करोगे? इन तीन बातों को, कि जो विलायक कार्बनिक यौगिक के साथ क्रिया ना करता हो, ठीक है, जिस विलायक में कार्बनिक यौगिक केवल गर्म विलायक में घुलनशील हो। कार्बनिक यौगिक जितना गर्म करोगे उसे विलायक को, वो उतना ज्यादा घुले कार्बनिक यौगिक, और ठंडा करने पे अलग उत्तर है। अशुद्धियां अघुलनशील होनी चाहिए, अशुद्धियां नहीं घुलनी चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। जल्दी से पॉज करके लिखो आप पहले स्टेप को। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब देखते हैं दूसरा स्टेप। देखो पहला स्टेप आपके समझ में आ गया कि आपको जब चीनी और नमक को अलग अलग करना है तो आप उपयुक्त विलायक का चुनाव करोगे, और विलायक में ये तीन शर्तें आप देखोगे, ये तीन शर्तें, इन तीन शर्तों का पालन होना चाहिए विलायक के द्वारा। विलायक पहले तो कार्बनिक यौगिक से कोई क्रिया ना करता हो। दूसरा, विलायक में यदि विलायक गर्म है तो कार्बनिक यौगिक अधिक मात्रा में घुलता हो या घुलनशीलता उसकी अधिक हो, और जो अशुद्धियां हैं वे घुलनी नहीं चाहिए कार्बनिक यौगिक में। इस तरह आप बहुत सारे विलायकों को एक एक करके टेस्ट कर लोगे और आपको उपयुक्त विलायक मिल जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं चीनी और नमक के लिए उपयुक्त विलायक इथेनॉल है। क्लियर बात? चलो अगली बात कर रहे हैं, इथेनॉल है उपयुक्त विलायक। अब हमारे पास दूसरा जो स्टेप है वो दूसरा स्टेप है संतृप्त विलयन बनाना। नंबर 2, संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन बनाना, वह उस विलयन को छानना भी है। बनाना व छानना, उसे फिल्टर भी करना है। अब समझ लेना ध्यान से, संतृप्त विलयन बनाना व छानना। हमें क्या करना है? हमें इस तरीके से उपयुक्त विलायक हमें पता चल गया जो भी है, उस उपयुक्त विलायक को आप एक इस तरह के बीकर में भरो निश्चित मात्रा में। यहां तक हमने विलायक भर लिया, और इसमें दो चीज है, एक तो विलायक है और एक आप डाल रहे हो कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण, और नीचे आपने लगा दिया इसके बर्नर या स्पिरिट लैंप। ये सारी चीजें स्टैंड पे लगानी पड़ेंगी। यहां मैं स्टैंड वगैरह नहीं बना रहा, आपको सिर्फ इतना चित्र बना रहा है। इसे आप साधारण रेखा चित्र कह सकते हो समझाने के लिए। मतलब मैंने इसमें दो चीज भरी हैं। क्या क्या भरा है? एक तो भरा है मैंने इसमें विलायक क्या भरा है? विलायक, जो उपयुक्त विलायक है हमारा। कौन सा विलायक है ये? उपयुक्त, जो हमने सेलेक्ट किया था पहले स्टेप में। जैसे मैं कहूं चीनी और नमक के मिश्रण के लिए उपयुक्त विलायक है इथेनॉल, और उपयुक्त विलायक में मैंने मिलाया है
कार्बनिक यौगिक, वो कार्बनिक यौगिक जो अशुद्ध है, जिसका आपको शोधन करना है, वो कार्बनिक यौगिक मिलाया मैंने इसमें, और मिला के मैंने बना दिया संतृप्त विलयन। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जब गर्म होगा विलायक तो उसमें यौगिक ज्यादा घुलेगा, तो जब आप इसमें संतृप्त विलयन बनाओगे ना तो विलायक तो घुल जाएगा, गर्म है तो विलायक में क्या घुल जाएगा, कार्बनिक यौगिक तो घुल जाएगा, और अशुद्धियां बैठ जाएंगी नीचे। ठीक है, नीचे क्या होंगी, अशुद्धियां, और ऊपर क्या घुला होगा, कार्बनिक यौगिक। तो यहां आप लिख सकते हो कि जो नीचे बैठा हुआ है ना, ये जो नीचे बैठा हुआ है, ये है अशुद्धियां। समझो जरा इस बात को, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको क्या करना है, जो उपयुक्त विलायक आपने चुना है उस उपयुक्त विलायक को गर्म करो बर्नर पे रख के, और गर्म करके उसमें क्या मिला दो, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक घोल दो, और इतना घोल दो कि वो घुलना बंद ना हो जाए जब तक। संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो। इस अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को तब तक घोलते रहो जब तक ये घुलना बंद ना हो जाए और नीचे बैठना शुरू ना हो जाए, तब बनेगा संतृप्त विलयन। ठीक है, और गरम गरम संतृप्त विलयन है। अब आपको क्या करना है, पहले मैं इतनी बात लिख देता हूं, तो आप क्या करोगे, उपयुक्त विलायक को, उपयुक्त विलायक को, उपयुक्त विलायक को गर्म करके, उपयुक्त विलायक को गर्म करके उसमें अशुद्ध, उसमें अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को घोलकर संतृप्त विलयन बना लेते हैं, संतृप्त विलयन बना लेते हैं। तो आपको संतृप्त विलयन बनाना है, संतृप्त विलयन बना लेते हैं। कैसा विलयन बना लेते हैं, संतृप्त विलयन। तो आपने संतृप्त विलयन बना लिया। संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो। संतृप्त विलयन बनाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो आपका जो विलायक है ना, ये उपयुक्त विलायक, ये गर्म होना चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर पे, और जो आप अशुद्ध कार्बनिक यौगिक घोल रहे ना, इसमें घोलते चले जाओ, घोलते चले जाओ, घोलते चले जाओ जब तक घुलना बंद ना हो जाए। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि घुलना बंद हो गया, तो मैं कहूंगा कि यार जब ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा ना, तो समझ जाओ घुलना बंद हो गया। ठीक है, तो इसमें आप 10 चम्मच घोल लो चाहे 15 घोल लो, कभी ना कभी तो घुलना बंद होगा ही। ऐसा थोड़ा ही है एक बीकर विलायक में सारी दुनिया की अशुद्धियों वाले कार्बनिक यौगिक, अशुद्ध कार्बनिक यौगिक घुल जाएंगे, कभी तो घुलना बंद होगा। जब घुलना बंद हो जाएगा तो समझ जाओ संतृप्त विलयन बन चुका है। ठीक है, नीचे बैठना शुरू हो जाए, और नीचे बैठना शुरू होगा ठीक है, पर अशुद्धियां तो नीचे बैठेंगी, ये बात तो पक्की है। तो बना लेते हैं, जिससे क्या होगा बताओ, जिससे अशुद्धियां, कुछ अशुद्धियां ही बैठेंगी, कभी सोचो सारी अशुद्धियां बैठ जाएंगी, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। अब आपको क्या करना है बताओ, ध्यान से देखना जरा क्या करना है। हमने संतृप्त विलयन गरम गरम बना लिया। अब आपको क्या करना है कि एक इस तरह का फनल लेना है, फनल, कीप, ये कीप ले ली हमने, और इस कीप में आपको एक फिल्टर पेपर का शंकु बना के लगाना है। फिल्टर पेपर का शंकु है ये, मैंने आपको कहा ये है फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर है ये, आपको पता है ना। फिल्टर पेपर का शंकु तो बना सकते हो आप, जैसे हम चने खाते हैं ना, कागज को यूं घुमा के एक शंकु कोन बना लेते हैं, जैसी सॉफ्टी आइसक्रीम होती है, और उसमें हमें मिलते हैं चने या मूंगफली के दाने, या फिर और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं बच्चे। तो ये फिल्टर पेपर का शंकु बनाओ, कीप में लगाओ, स्टैंड में लगेंगी सारी चीजें, ये भी स्टैंड पे होगा। मैं यहाँ कोई भी स्टैंड नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने का पर्पज है मेरा। तो आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर लगा हुआ एक फनल ले लो,
और ये जो आपका उपयुक्त विलायक में जो संतृप्त विलयन बना है, इस संतृप्त विलयन को इसमें डाल दो, संतृप्त विलयन को, और नीचे लगा दो एक और बीकर। ये बीकर लगा दिया हमने, एक और नीचे एक और बीकर लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहां आ जाएगा गर्म व शुद्ध संतृप्त विलयन। अशुद्धियां तो ऊपर रह जाएंगी ना, जो इसमें घुल रही थी वे तो नीचे ही बैठी थी, पर जो ऊपर थी अशुद्धियां, मान लो ऊपर हिल रही थी, वे घूम रही थी इसके साथ, वे यहां आ जाएंगी सारी। तो हमारे पास यहां गर्म है, ये गर्म और शुद्ध है, गर्म शुद्ध संतृप्त विलयन। ठीक है, गर्म शुद्ध संतृप्त विलयन ये प्राप्त हो गया हमें, गर्म और शुद्ध संतृप्त विलयन। तो हमने यहां क्या लिखा है, हमने यहां लिखा है, चलो नए मार्कर को दोबारा यूज करके देख लूं एक बार। तो संतृप्त विलयन बनाना व छानने में हमने लिखा है कि हमें नीचे बैठ जाती हैं। अब पुराने से ही लिख रहा, अब इस विलयन को, अब इस विलयन को किससे छान रहे हैं हम बताओ? फिल्टर पेपर द्वारा, या फिल्टर पेपर से लिख दो, एक ही बात है। अब इस विलयन को फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर से छानकर, फिल्टर पेपर से छानकर अशुद्धियों को, अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। तो अशुद्धियों को हमने अलग कर लिया, फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगी, इसमें कीप में, इस फनल में अशुद्धियां ऊपर रह जाएंगी, जिससे, जिससे क्या प्राप्त हुआ हमें बताओ? जिससे गर्म व शुद्ध संतृप्त विलयन, गर्म व शुद्ध, गर्म व शुद्ध संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। गर्म व शुद्ध संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला स्टेप पढ़ेंगे। गर्म व शुद्ध संतृप्त विलयन हमें प्राप्त हो चुका है, जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो एक चीज का ध्यान और रखा करो आप जरूर, वीडियो की स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो। यदि आपको वीडियो की स्पीड कम लगती है ना, तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा लिया करो, जितनी मैक्सिमम स्पीड पे आप देख सकते हो, टॉपिक को समझ सकते हो, उतनी मैक्सिमम स्पीड पे आप देख लिया करो जरूर। ठीक है, मैं वीडियो की स्पीड तेज इसलिए नहीं रखता हूं या समझाने की, जिससे हर एक बच्चे के समझ में आए। और ये आपके पास तो चॉइस है, डायग्राम नहीं मिटा रहा मैं, क्योंकि अभी मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है इस चीज को। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, हमने उपयुक्त विलायक का चुनाव करा, चुनाव करने के बाद हमने क्या करा, उस उपयुक्त विलायक में उसे गर्म करा, गर्म करके अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को घोलते रहे जब तक घुलना बंद ना हो जाए और नीचे बैठना शुरू ना हो जाए। फिर हमारे पास गरम गरम संतृप्त विलयन आ गया। इस गरम गरम संतृप्त विलयन को हमने फिल्टर पेपर से छान लिया, नीचे आ जाएगा छनित्र, इसे कहते हैं फिल्ट्रेट या छनित्र, जो शुद्ध गर्म संतृप्त विलयन है, और अशुद्धियां रह जाएंगी इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही। दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप था उपयुक्त विलायक का चुनाव, और दूसरा स्टेप था संतृप्त विलयन बनाना और छानना। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। तो हेडिंग नंबर 3 लिखो आप, क्रिस्टलीकरण। नंबर 3 क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। अब देखो क्रिस्टलीकरण में क्या होगा। क्रिस्टलीकरण हमें क्या करना है क्रिस्टलीकरण में, कि ये जो गरम गरम हमारे पास संतृप्त विलयन है, इस संतृप्त विलयन को हमें ठंडा करने के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पर। इसी बीकर में, जो बीकर था, इसी बीकर के ऊपर आप एक कांच का इस तरह का ग्लास आता है, वाच ग्लास कहते हैं इसे, बायोलॉजी लैब में तो जरूर मिलेगा। कांच का एक इस तरह का ढक्कन सा आता है, उसे रख दो इसके ऊपर, और ये हमने भर दिया
क्या भरा, शुद्ध, ये भरा हमने जो यहां लिखा हुआ है, गर्म है, शुद्ध है, संतृप्त विलयन, ठंडा होने के लिए रख दिया। ऐसा नहीं करना कि सीधा फ्रिज में घुसा दो इसे, फ्रिज में बिल्कुल नहीं घुसाना इसे, आप इसे ठंडा करने के लिए कमरे के ताप पर ही रखोगे, रूम टेम्परेचर पर। ऐसा करने से पता क्या होगा, ऐसा करने से यह होगा कि जब आप इसे ठंडा करने के लिए रखोगे ना, तो आपको पता है कि यदि ये गर्म है तो इसमें आपका कार्बनिक यौगिक घुला रहेगा ज्यादा, क्योंकि हमने ऐसा विलायक चुना था, उपयुक्त विलायक ऐसा था जो गर्म होने पर कार्बनिक यौगिक को ज्यादा घोलता है अपने अंदर। और जैसे जैसे आप इसे धीरे धीरे ठंडा करोगे तो कार्बनिक यौगिक जो हमारा चीनी था, वो चीनी धीरे धीरे अलग होती रहेगी इसमें से। और जब चीनी धीरे धीरे अलग होगी तो चीनी के कण नीचे बैठते रहेंगे, सुक्रोज कह दो आप उसे विज्ञान की भाषा में बोलना तो। और जब चीनी के कण धीरे धीरे नीचे बैठेंगे तो नीचे बैठने पर उन्हें मौका मिलेगा बॉन्ड बनाने का आपस में। धीरे धीरे उन्हें, जब वे धीरे धीरे अलग होकर नीचे बैठेंगे ना, एक साथ बहुत सारी चीनी नीचे नहीं बैठेगी, तो उन चीनी के मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को मौका मिल जाएगा बॉन्डिंग करने का, जिससे आप जब अगले दिन चेक करोगे ना लैब में जाके अपने, तो नीचे आपको एक लेयर मिलेगी बनी हुई फर्स्ट क्लास वाली, जैसे फर्श डाल दिया हो किसी ने, या फिर जैसे घर में मम्मी आपकी पंजीरी जमाती है ना, पंजीरी, पंजीरी तो पता होगा, नहीं पता है तो पूछ लेना मम्मी से अपनी, खाई तो होगी जरूर, वैसे मुझे पता है। जैसे हलवाई बर्फी जमाते हैं, एक लेयर, एक फर्श बन जाता है, फिर उसकी कटिंग करनी पड़ती है ना बाद में, चाहे वो पंजीरी हो या बर्फी हो। तो यहाँ क्या होगा, इस तरह का लेयर बन जाएगा नीचे, एक सॉलिड लेयर, एकदम फर्श, पंजीरी से और बर्फी से भी बहुत कठोर। तो ये जो हमारे पास नीचे लेयर बनता है इसे कहते हैं हम क्रिस्टल। ये क्रिस्टल की एक परत बनती है, परत कह दो या फिर क्रिस्टल की बहुत सारी लेयर्स, एक फर्श सा बन जाता है क्रिस्टल की, पंजीरी से जम जाती है बर्फी से नीचे। अब आप कहोगे कि सर यदि हम इस गर्म शुद्ध संतृप्त विलयन को फ्रिज में रख देते तो भी तो यही काम हो जाता। मैं कहूंगा नहीं, फिर ये काम नहीं होगा। फिर पता क्या होगा, जब आप इसे एकदम बहुत तेजी से ठंडा करोगे तो जो कार्बनिक यौगिक है जिसे आप शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिसके क्रिस्टल प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो बहुत तेजी से अलग होकर नीचे बैठेगा और उसे बॉन्ड बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और वो बढ़िया नीचे फर्श बढ़िया नहीं बननेगा, और बढ़िया फर्श नहीं बनने का, जब आप इस फर्श को तोड़ोगे तो मोटे मोटे क्रिस्टल नहीं मिलने के आपको, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल मिलेंगे, शायद पाउडर सा ही मिल जाए। आपने कभी नोट किया है कि ये जो चीनी हम खाते हैं चाय में डाल के, या फिर और बहुत सारी चीजों को मीठा करने के लिए जो चीनी यूज करते हैं, जो शक्कर यूज करते हैं, जो सुक्रोज यूज करते हैं, वो अलग अलग फैक्ट्रियों की चीनी अलग अलग तरह की होती है। कुछ फैक्ट्रियां, फैक्ट्री माने शुगर मिल की बात कर रहा मैं, चीनी मिल की या गन्ना मिल की, कुछ भी कह दो आप उसे। कुछ फैक्ट्रियों की चीनी तो ऐसी होगी जिसके मोटे मोटे क्रिस्टल होंगे, मोटे मोटे चीनी के क्रिस्टल और सफेद सफेद। और कुछ फैक्ट्रियों की चीनी ऐसी होगी उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे भूरे भूरे, और उसमें क्रिस्टल के साथ साथ बुरा सा भी मिलेगा, आप जब बाजार से लेने जाओगे वो सस्ती होगी। उसका कारण यही है कि वहां के जो वे इंजीनियर थे ना, उन्होंने 11th और 12th में पढ़ाई नहीं करी ढंग से। चीनी जो बनाई जाती है वो क्रिस्टलीकरण से ही बनाई जाती है, क्रिस्टलाइजेशन से, जो क्रिस्टलन हम पढ़ रहे हैं। और इंजीनियर्स को यहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से ही ढंग से पढ़ना होता है। और यदि आप ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आप इसे जल्दबाजी के चक्कर में, मालिक ने कहा कि जल्दी से प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो आप क्या करोगे, इस गर्म शुद्ध संतृप्त विलयन को सीधा फ्रीजर में घुसा दोगे वहां कि जल्दी ठंडा करो यार, चीनी अलग करनी इसमें से। और यदि आपका दिमाग है बढ़िया तो आप इसे धीरे धीरे ठंडा करोगे, धीरे धीरे ठंडा करोगे तो चीनी इसमें से धीरे धीरे अलग होंगे सारे अणु, और उन्हें नीचे पूरा मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा बॉन्ड बनाने का, तो एक बढ़िया मजबूत लेयर बनेगा नीचे क्रिस्टल का। ठीक है, इतना काम कर लोगे। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये जो नीचे क्रिस्टल मिले इन्हें तोड़ना है। तोड़ने के लिए लैब में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, कांच की छड़ होती है जिसे पुलिसमैन कहते हैं, ठीक है, उस छड़ से आप इसे तोड़ सकते हो। ऊपर का जो मात्र द्रव है, जो ऊपर का बचा हुआ द्रव है, उसे अलग निकाल सकते हो, अलग बीकर में रख सकते हो, फिर तोड़ लो। तो हमने हेडिंग लिखी क्रिस्टलीकरण। हमने क्या करा इसमें, प्राप्त गर्म व शुद्ध, प्राप्त गर्म व शुद्ध संतृप्त विलयन को, गर्म व शुद्ध संतृप्त विलयन को
गर्म व शुद्ध संतृप्त विलयन को क्या करना है बताओ। गर्म व शुद्ध संतृप्त विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए 24 घंटे तक होने देना चाहिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ठंडा होने के लिए आपने रख दिया, जिससे हमें, वैसे तो लिखना चाहिए मुझे यहां 24 घंटे बाद, जिससे हमें बर्तन माने बीकर, बर्तन की तली में क्रिस्टलों की एक कठोर परत लेयर प्राप्त होती है। एक कठोर परत प्राप्त होती है जिसे तोड़ लेते हैं। आप इस क्रिस्टल की लेयर को तोड़ दोगे, ठीक है, किसी भी चीज से तोड़ना चाहो तोड़ लो। जल्दी से पोज करके लिखो आप, ये स्टेप पूरा हो गया हमारा। पोज करके लिखो जल्दी से। तो हमें पता चल गया हमने क्रिस्टलीकरण कर दिया। अब आपको क्या करना है, क्रिस्टल जब ये लेयर मिल गई आपने इसे तोड़ लिया, पोज करके लिख लो। लिख लिया बेटे, ठीक है। चलो अगली बात कर रहे हैं अब हम करेंगे अगली बात। ध्यान से देखना जरा। हमने क्रिस्टलों को, जो फर्श हमें मिला था इनका क्रिस्टल्स का, उस फर्श को हम तोड़ लेंगे। और हम जब इसे तोड़ेंगे ना तो स्पेशल मैनर में ही टूटेगा, ऐसे नहीं कि अनियमित रूप से टूट जाएगा। जैसे आपकी जो कार होती है ना, कार का जब अगला शीशा टूटता है, जिसे आप कहते हो विंडशील्ड, सामने वाला शीशा, तो वो एक डेफिनेट पैटर्न में टूटता है, क्योंकि वो पोलराइज्ड ग्लास से बना होता है। इसलिए आपने सड़कों पे एक्सीडेंट हुए हुए देखे होंगे कई बार, तो आपको शीशे ऐसे टूटे दिखाई दे होंगे कि एक डेफिनेट पैटर्न में ही टूट रहे हैं, उसके क्रिस्टल अलग हो गए सारे। इसी तरीके से जब इसे आप तोड़ोगे ना, मान लो पूरा बाहर निकाल के फर्श पे डाल दिया आपने, तो ये डेफिनेट पैटर्न में ही टूटेगा। और यदि ये चीनी का है ना फर्श, तो ये इस तरह टूटेगा जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, चीनी का आपने एक दाना जिसे आप कहते हो, हम उसे कहते हैं चीनी का एक क्रिस्टल। ऐसा ही तो होता है चीनी का क्रिस्टल, घनाकार। तो इस तरीके से टूटेंगे सारे टुकड़े इसके, ठीक है। इसमें से चाहे 10,000 टुकड़े निकले या 20,000, सारे टुकड़े ऐसे होंगे। और आपने जितना टाइम दिया होगा, जितना प्रैक्टिकल में आपने सटीकता दिखाई होगी, ये जो क्यूब बनेंगे उतने बड़े बड़े बनेंगे क्रिस्टल। और यदि आपने जल्दबाजी में प्रैक्टिकल कराओगे तो छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे। समझ में आ रही ना बात? बस यही चीज है। तो आपने क्रिस्टल प्राप्त कर लिए, तोड़ दिए। अब चौथा स्टेप है नंबर 4। चौथा स्टेप है छानना व सुखाना। सुखाने को आप निर्जलीकरण भी कह सकते हो, छानना व सुखाना। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है कि आपको एक इस तरह का फनल आता है, फनल, इसे कहते हैं हम बुकनर फनल। और ये बुकनर फनल लेना है। इसकी खासियत पता क्या होती है? इस बुकनर फनल की खासियत ये होती है, चलो इसे मिटा दूं यहां से, ये ऐसा होता है बुकनर फनल। लगभग आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे चीनी मिट्टी का बना हुआ है। इसमें बुकनर फनल की खासियत ये होती है कि इसमें अंदर एक कांच की छिद्रित प्लेट लगी होती है। ये कांच की कह रहा है, स्टील की या किसी भी मटेरियल की हो सकती है, छिद्रित प्लेट होती है इसमें लगी हुई। ऐसा फनल होता है। बस जैसे ये कीप है, ऐसे ये है कीप, एक फनल है, ठीक है। इसे कहते हैं हम, इसमें ये तो लगी हुई छिद्रित प्लेट, ये तो छिद्रित प्लेट लगी हुई। और इसे हम, ये जो फनल है इसे कहते हैं बुकनर फनल। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या फायदा है?
इसका फायदा ये है कि आप इसमें फिल्टर पेपर रख दो ऊपर इसके, मतलब कांच की प्लेट, सॉरी छिद्रित जो प्लेट है इसके ऊपर आप फिल्टर पेपर उसी मैनर में काट के रख दो। अब आप कहोगे कि सर कैसे काटेंगे? मान लो मैं आपको कहूँ गिलास है, गिलास का मुंह यदि आप किसी गिलास को देखते हो तो ऊपर से ऐसा होता है ना, वो गिलास है स्टील का, ऐसा होता है। तो मैं कहूँ कि इसी शेप में फिल्टर पेपर काटना है, तो फिल्टर पेपर को इसके ऊपर रखो, दबा दो, निशान बन जाएगा, कैंची से काट दो। या फिर जो टैलेंटेड बच्चा है वो कैंची यूज करने का ही नहीं, यहीं से काट देगा। तो इसी तरीके से बुकनर फनल का मुंह ऐसा होता है ऊपर से, ठीक है चीनी मिट्टी का, उसमें इतनी धार नहीं है कि आप उस फिल्टर पेपर को काट दो। फिल्टर पेपर रखे हुए आपकी लैब में गोल गोल सफेद रंग के, तो आपको इसी डिजाइन में गोल गोल फिल्टर पेपर काटना है निशान लगा के, और उस फिल्टर पेपर को इस छिद्रित प्लेट के ऊपर अंदर फिक्स कर देना है, बिल्कुल जैसे इसके फर्श पे हमने फिल्टर पेपर की एक चादर बिछा दी हो। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को लगाना है, इस फिल्टर पेपर को तो आपने लगा दिया बुकनर फनल में। इस तरह का आपको एक कोनिकल फ्लास्क मिलेगा लैब में अपनी, और इस कोनिकल फ्लास्क की खासियत ये होगी कि इसका एक पाइप जो होगा ना, वो पाइप जा रहा होगा निर्वात पंप में, वैक्यूम पंप। मैं यहां लिख देता हूं निर्वात पंप, निर्वात पंप, ये निर्वात पंप में जा रहा होगा, यानी एयर प्रेशर, हवा को इधर को खींच रहे हम। और यहां हमने लगा रखा है कॉर्क। ये सारी चीजें स्टैंड पे लगी हुई हैं, बार बार बताता हूं मैं आपको, यहां मैं स्टैंड नहीं बना रहा हूं, ज्यादा काम फैल जाएगा। ये जो आपके क्रिस्टल हैं तोड़ लिया आपने, ऊपर का लिक्विड भी मान लो इसी में ही है, ठीक है, आप इसे उठाओ ऊपर डाल दो इसके। ये क्रिस्टल तोड़ लिया आपने, इसके अंदर कभी जू का तू डाल दो, तोड़ लिया आपने पुलिसमैन से, ठीक है, एक कांच की छड़ से तोड़ लिया। अब ये सारा मटेरियल यूं घोल के इसमें डाल दो। आप कहोगे घोल दोगे तो सर फिर घुल जाएंगे, ये तो चीनी इसमें पानी में, सॉरी पानी नहीं है यहाँ तो इथेनॉल है। मैं कहूंगा कि भाई विलायक आपने ऐसे लिया था कि ठंडे में नहीं घोल लेगा, कार्बनिक यौगिक को गर्म में ही घोल लेगा सिर्फ अपने अंदर। तो आप इसे सारे को तोड़ के घुमा के इसके ऊपर डाल दो। यहां से ये चूसक पंप है एक तरह का, क्या है चूसक पंप, ठीक है, चूसक पंप कह दो या फिर निर्वात पंप कह दो, ये खींच रहा है हवा को। तो सारा मात्र द्रव या लिक्विड वो तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, सारा हो गया इकट्ठा, यहाँ लिक्विड तो सारा यहाँ इकट्ठा हो गया। और जो आपके क्रिस्टल हैं वे ऊपर आ जाएंगे, सारे क्रिस्टल सारे आ जाएंगे ऊपर, यहाँ जो है क्रिस्टल आ जाएंगे। अब क्या करोगे आप, इन क्रिस्टलों को एक विशेष प्रकार के बर्तन में रखना है आपको, जिसे कहते हैं जल शोषित्र। क्या कहते हैं? जल शोषित्र। वो ऐसा होता है, देखो बना देता हूं यहाँ जल शोषित्र। इस तरह का एक बर्तन होता है, जैसा हमारा घरों में अचार रखने का पॉट होता है ना, ऐसा होता है जल शोषित्र, ठीक है। मैं बताता हूं इसकी क्या खासियत होती है जल शोषित्र की। कांच का बना हुआ है पूरा, ठीक है, और इसमें यहां लगी हुई है एक छिद्रित प्लेट, ये मैंने छिद्र बनाए, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूं, इसका नाम है, इंक निकल रही मार्कर में से, जल शोषित्र, इंग्लिश में कहते हैं डेसिकेटर, जल शोषित्र है। और इसकी खासियत यह है जल शोषित्र की कि इसमें ये तो लगी हुई है छिद्रित प्लेट, छिद्रित प्लेट, ये तो छिद्रित प्लेट लगी हुई है, और नीचे आप इसमें कोई भी ऐसी चीज भर सकते हो जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले या अधिशोषित कर ले, खींच ले नमी को। जैसे आप इसमें भर सकते हो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, पानी को खींच लेता है, अधिशोषित कर लेता है अपने ऊपर। और यहां से कुछ जो निर्वात जल शोषित होते हैं ना, उसमें यहां से जो है ना एक पाइप जाता है, ये भी कहाँ जाता है? निर्वात पंप में, हवा को खींचने वाला। तो इसके ऊपर आप जो है सारे के सारे जो आपके क्रिस्टल आपको मिले ना, वे क्रिस्टल इसमें रख दो। यहां से जो मिले, पानी तो सारा नीचे चला गया, पर फिर भी थोड़े से तो सूखे तो नहीं, मैं पूर्ण रूप से थोड़ी तो नमी है, तो इस तरह आप क्रिस्टलों से इसे भर दो। और भरने के बाद जैसे मैंने 2-4 क्रिस्टल बना रहा आपको समझाने के लिए, बहुत सारे क्रिस्टल तो नहीं बनाऊंगा। जैसे आपने इसे क्रिस्टलों से भर दिया ना, तो क्रिस्टलों से भर के जब आप इसे रखोगे तो कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं
कि जल शोषित्र को ओवन में रख देते हैं। ओवन तो पता है, पेटीज गर्म करने के लिए ओवन होता है, खाने को गर्म करने के लिए ओवन होता है। तो इस पूरे के पूरे बर्तन को ओवन में रख देंगे। ओवन में रखेंगे तो ये सारे क्रिस्टल गर्म होंगे। क्रिस्टल गर्म होंगे तो जो इनमें नमी है वो उड़ेगी भाप बन के, और वो भाप कौन अवशोषित कर लेगा? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, वो अवशोषित कर लेगा। या फिर जितनी भाप बनेगी उसे निर्वात पंप से आप बाहर खींच लोगे, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये काम करना है मैं चौथे स्टेप में। क्या कहा मैंने छानने व सुखाने में? मैंने कहा आपको प्राप्त क्रिस्टलों को क्या है? ये बुकनर फनल व निर्वात पंप द्वारा छानकर, ऊपर ही रह जाएंगे हमारे सारे क्रिस्टल, छानकर अलग कर लेते हैं। तो हमने अलग कर लिए भाई सारे, तथा फिर जल शोषित्र या डेसिकेटर भी कह सकते हो आप इसे, जल शोषित्र द्वारा सुखा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल हमें मिले ना, इसीलिए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलन। हमें क्रिस्टल के रूप में शुद्ध पदार्थ मिलता है। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूं कि यदि आपको और भी ज्यादा शुद्ध प्राप्त अवस्था में प्राप्त करने हैं क्रिस्टल, तो इस प्रोसेस को 2-3 बार दोहरा दो। ये क्रिस्टल मिले ना, इन क्रिस्टल से फिर वही यौगिक लो, वही विलायक लो, इथेनॉल, यदि ये चीनी है, गर्म करके घोल के संतृप्त विलयन बनाओ, फिर इसी प्रोसेस को दोहराओ। यदि आप 2-3 बार इस प्रोसेस को कर लोगे ना, तो आपको जो क्रिस्टल मिलेंगे वे अति शुद्ध अवस्था में मिलेंगे। चलो इस बात को भी लिखवा देता हूं मैं, एक हेडिंग लिखो, नोट। इस बात को लिखवा देता हूं इस बात को। क्रिस्टलों को अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को 2 या 3 बार दोहराना चाहिए। ठीक है, तो आपको बहुत शुद्ध अवस्था में मिलेंगे क्रिस्टल, चाहे फिर आप उनका गलनांक नाप के देख लेना। ठीक है, समझ में आई ना बात? जल्दी से पॉज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रिस्टल जो हमें मिले थे उन क्रिस्टलों को छान लेंगे बुकनर फनल और निर्वात पंप के द्वारा, और छान के ऊपर हमें जो क्रिस्टल मिल जाएंगे उन्हें अलग कर लेंगे, और फिर डेसिकेटर या जल शोषित्र या निर्वात जल शोषित्र के द्वारा उन्हें सुखा लेंगे। इस तरह हमें शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे, यानी पदार्थ शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात, सर इसके एग्जाम्पल भी बता दो, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में एक तो एग्जाम्पल आप लिख लो, एक तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आप लिख लो इथेनॉल द्वारा, चीनी लिख रहा, वैसे आप सुक्रोज लिख सकते हो, चीनी व नमक के मिश्रण से चीनी को
शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना, शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना। यही एग्जाम्पल में शुरू से दिए जा रहा था आपको बार बार कि यदि चीनी और नमक दोनों को पीस के मैंने आपको दे दिया ना, कहा चीनी अलग कर दो इसमें से शुद्ध, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। ये क्रिस्टल आपको चीनी के मिल जाएंगे, और जो क्रिस्टल मिल जाएंगे ना फिर दोबारा से इथेनॉल में घोल दो, 2-3 बार कर दो इस प्रैक्टिकल को। 2-3 दिन लगेंगे 2-3 बार करने में। एक बार प्रैक्टिकल करने में 1 दिन लगता है, क्योंकि ठंडा होने के लिए हमें पूरे 24 घंटे देने चाहिए, अगले दिन चेक करना चाहिए फिर जाके। ठीक है, उम्मीद है यदि ग्रेजुएशन में आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो इस प्रैक्टिकल को आप जरूर करोगे। ग्रेजुएशन में चाहे आप बीएससी करो, बीएससी ऑनर्स करो, या फिर बीटेक करो केमिकल इंजीनियरिंग में, और या फिर एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में करो, आप इस प्रैक्टिकल को जरूर करोगे। उसके बाद बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, बेंजोइक अम्ल और नेफ्थलीन को अलग कर सकते हो आप जल द्वारा। जल द्वारा, चलो हिंदी में लिख देता हूं, जल द्वारा बेंजोइक अम्ल पानी में घुल जाता है, गर्म पानी में, व नेफ्थेलीन को अलग करना। अलग करने को हम पृथक्करण भी तो कह सकते हैं, पृथक्करण। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं भाई। अब देखो मैं इस प्रोसेस को एक बार फास्टली रिपीट करूंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर जो क्रिस्टलन विधि है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्रिस्टलन विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि क्रिस्टलन विधि का प्रयोग करते हैं हम कार्बनिक ठोस पदार्थों के शोधन में, या फिर ठोस पदार्थों के शोधन में। खाली इतना कह दो, कार्बनिक कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठोस पदार्थों के शोधन के लिए क्रिस्टलन विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सवाल कि इसमें कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है उपयुक्त विलायक का चुनाव। तो आप ऐसा विलायक चुनोगे जिसमें कार्बनिक यौगिक यानी वो ठोस पदार्थ तो घुल जाए, गर्म होने पर घुले और ठंडा होने पर अलग होता रहे। जितना गर्म है विलायक उतना तो वो घुलेगा उसमें, और ठंडा होने पर धीरे धीरे अलग होकर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो पहली शर्त उपयुक्त विलायक के चुनाव की यह है कि आपका विलायक ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बनिक यौगिक गर्म अवस्था में ज्यादा घुलता हो। और दूसरी शर्त है अशुद्धियां घुलती ना हो या बहुत कम घुलती हो। तीसरी शर्त यह है कि वो जो विलायक आप चुनोगे ना वो कहीं ऐसा ना हो कि कार्बनिक यौगिक के साथ क्रिया कर ले। ठीक है, ये तो हो गया उपयुक्त विलायक का चुनाव। दूसरी बात, उपयुक्त विलायक के चुनाव के बाद आपका दूसरा जो स्टेप है वो है संतृप्त विलयन बनाना और छानना। आप क्या काम करोगे, एक बीकर में उपयुक्त विलायक भरोगे और उसमें वो कार्बनिक यौगिक जो अशुद्ध है उसे गर्म करके, विलायक को गर्म कर रहे हैं हम, गर्म विलायक में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक तब तक घोलोगे जब तक घुलना बंद ना हो जाए, नीचे बैठना शुरू ना हो जाए, जिससे आपको संतृप्त विलयन मिल जाएगा। उस अशुद्ध कार्बनिक यौगिक का उस उपयुक्त विलायक में संतृप्त विलयन मिल जाएगा जो गर्म होगा। ठीक है, अब आप इस संतृप्त विलयन को फिल्टर पेपर से छान लोगे। अशुद्धियां तो रह जाएंगी ऊपर फिल्टर पेपर के, और गर्म शुद्ध संतृप्त विलयन आ जाएगा नीचे छन के, जिसे आप कह सकते हो छनित्र या फिल्ट्रेट। यहां मिल गया गर्म शुद्ध संतृप्त विलयन। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप था कि अब इसका करना है क्रिस्टलीकरण। आप इस गर्म व शुद्ध संतृप्त विलयन को वाच ग्लास से ढककर ठंडा होने के लिए रख दोगे कमरे के ताप पर 1 दिन के लिए। अगले दिन जब आप ये चेक करोगे तो आपको नीचे एक फर्श सा बना हुआ दिखाई देगा। ये जो फर्श है यही वास्तव में क्रिस्टल का फर्श है। उस शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल हैं ये, जो आपस में बॉन्ड बना के एक फर्श के रूप में बढ़िया बन गए, संगठित हो गए। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है इन क्रिस्टलों को छानना है और सुखाना है। तो आप एक लोगे बुकनर फनल इस तरह की, उस बुकनर फनल में छिद्रित प्लेट लगी होती है, इसके ऊपर इसी शेप में काट के फिल्टर पेपर रखोगे और नीचे इसके फ्लास्क लगाओगे। यहाँ कॉर्क लगी हुई, एयर प्रेशर, मतलब यहाँ जो है बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए ये सिस्टम, हवा नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि यहां से आप इसमें प्रेशर बना रहे ना, निर्वात पंप के द्वारा हवा खींच रहे। जितनी हवा खींचोगे उतना ही लिक्विड नीचे को आएगा ये। ठीक है, ऊपर आपके पास क्या बच जाएंगे, क्रिस्टल बच जाएंगे। अब आप इन क्रिस्टलों को रखोगे जल शोषित्र में, डेसिकेटर में। ये डेसिकेटर कांच का बना हुआ ऐसा होता है जैसे अचार रखने का वो होता नहीं बर्तन घर में,
अचार रखने का, उसे कहते हैं घर में, पता नहीं पोर्ट कह देते हैं या मुर्तबान, कुछ इस तरह के नाम है उसके। ऐसा होता है जल शोषित। उसमें यहाँ तो छिद्रित प्लेट लगी होती है, नीचे भी एक चैम्बर होता है। इस चैम्बर में हम भरते हैं कोई भी ऐसा पदार्थ जो नमी को क्या कर ले, खींच ले नमी को, जैसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिका जेल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नमी को अवशोषित कर लेती हैं। ऊपर आप ये क्रिस्टल सारे भरो, ढक्कन बंद करो, निर्वात पंप से इसे जोड़ो, और इसे ओवन में भी रख सकते हो। गर्म करोगे भाप बनेगी, सारी भाप निर्वात पंप से बाहर। तो आपको ये जो है क्रिस्टल मिलेंगे सूखे हुए, बिल्कुल ड्राई, शुद्ध अवस्था में। और यदि आप चाह रहे कि हम इससे भी ज्यादा शुद्ध इन्हें प्राप्त कर लें, तो फिर दोबारा से इन्हें इस उपयुक्त विलायक में इन क्रिस्टलों को घोल दो और संतृप्त विलयन बना दो, और इस प्रोसेस को 2-3 बार कर दो। तो 2-3 बार जब प्रोसेस को आप करोगे ना, तो आपको अति शुद्ध अवस्था में क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे जो बहुत तेज दिमाग वाले, वे पता क्या सोचते हैं कि सर आपने कहा कि जब ये हमारा विलायक गर्म है, जब तो इसमें कार्बनिक यौगिक घुला रहेगा, और जब ठंडा होगा तो इसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। तो सर यहाँ भी तो हो सकती है बात। मैं कहूंगा कैसे? तो बच्चे सोचते हैं कि सर जब आप इस कीप का यूज कर रहे हो और गरम गरम विलियन को कीप के अंदर से डाल रहे, इस फनल के अंदर से, तो शायद डलते हुए जो किनारे पे लिक्विड होगा वो ठंडा हो सकता है, और किनारे वाला लिक्विड यदि ठंडा होगा तो शायद वहां क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट ना हो जाए यही फनल में ही। जब आप इसे गर्म संतृप्त विलयन को छान रहे तो क्रिस्टलीकरण तो यहीं शुरू हो जाएगा, क्योंकि किनारों पे तो ठंडा हो ही जाएगा सॉल्यूशन, वो संतृप्त विलयन। तो मैं कहूंगा कि हाँ, वास्तविकता में आपका दिमाग बहुत तेज है। तो बेटे इसका सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन पता क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एक विशेष प्रकार की फनल का यूज करते हैं, और उस फनल में दीवारें जो है ना डबल होती हैं। कैसी? देखो मैं बताता हूँ। उसकी दीवारें होती हैं डबल। जैसे एक दीवार तो आपको दिखाई दे रही, और आप अपने केमिस्ट्री के टीचर जो आपके हैं स्कूल के, उनसे पूछ लेना इस बारे में। इस तरह की डबल दीवारें होती हैं उसकी, ठीक है। 2 लेयर्स होती हैं, और ये जो 2 लेयर्स हैं इनके बीच में भरा होता है यहाँ गर्म पानी। समझते रहो ध्यान से। अब तुम जो है बहुत हाई लेवल पे बात कर रहे, तो इनके बीच पानी भरा होता है, गर्म पानी। और यदि आप इसमें गर्म पानी भर के रखोगे ना, ये लिख दिया मैंने गर्म पानी। यदि आप गर्म पानी भर के रखोगे तो गर्म पानी भरने से आपका जो गर्म संतृप्त विलयन है वो जो कीप के संपर्क में आएगा वो ठंडा नहीं होगा, और ठंडा नहीं होगा तो आपका कार्बनिक यौगिक उस विलायक में घुला रहेगा, ना कि उससे अलग होना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन यहीं स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही ना बात? तो जल्दी से पोज करके लिखेंगे हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। ये कार्बनिक यौगिकों के शोधन का पहला मेथड है, और इससे हम ठोस पदार्थों का शोधन करते हैं। देखो, जब भी मैं किसी चीज को समझाता हूं तो इस तरीके से समझाता हूं कि आपकी समझ में आनी चाहिए। समझना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में बिना समझे और सारा कोर्स खत्म करके कुछ नहीं होने वाला है। आप थोड़ा पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि वो हमेशा के लिए आपका हो जाए। कभी भी पढ़ाई इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि आपने जल्दबाजी में सारा कोर्स खत्म कर दिया और आता आपको कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कोर्स खत्म करके क्या फायदा? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप पार्टी में गए और पार्टी में अपनी शक्ल दिखा के खाया पिया कुछ नहीं है और वैसे ही आ गए, और कह रहे घर आके मम्मी को कि मम्मी खाना क्या बनाया। तो मम्मी पूछेंगी भाई तू तो पार्टी में गया था, वहां क्यों नहीं खा के आया तू? तो आप कहोगे कि मेरी तो जिम्मेदारी थी, बस मुझे वो काम निपटा के आना था बस। तो काम निपटाने के चक्कर में कभी मत रहना। जो काम कर रहे हैं ना उसे दिल जान से करना है। यदि जिंदगी में कुछ करके दिखाना है तो हर एक चीज को समझ के पढ़ना है, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। कल मैं इससे अगले स्टेप के बारे में बात करूंगा, यानी प्रभाजी क्रिस्टलन के बारे में। उसे यदि आज आपका मेथड आज का समझ में आया तो कल का मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।